Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to another brand new show and another bright Tuesday है ना आज। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है। ट्यूसडेज का आगाज कर चुके हैं। मैं हूँ एक्सप्रेसो के साथ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। मुझे भी सुबह सुबह कंफ्यूज किया, मंडे चल रहा है कि ट्यूसडे चल रहा है। ट्यूसडे आज अब उम्मीद करते हैं हफ्ते का दूसरा दिन आपका अच्छा होगा और आपका आगाज अच्छा होगा। हम इसी उम्मीद के साथ रोज आते हैं कि आपकी इस बात को मेक श्योर करें कि आप जब मॉर्निंग में टीवी ऑन करें तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन हमारे पास कुछ पॉजिटिव खबरें ज्यादा नहीं होती नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं। अच्छा, आपने चूंकि आगाज का जिक्र किया तो मुझे ना वो ट्रक आर्ट वाली फिलॉसफी याद आ गई। आगाज तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। ये था नहीं, एक आगाज होता है और एक वो भी होता है। आगाज तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। सबकी खैर ना ला खैर नाल जा। तो ये वैसे ये सारी इतनी पॉजिटिव बातें हैं। ये बज़ाहिर तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, हमारी यंग जनरेशन। मुझे लेकिन एक वक्त में याद है कि लोग अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब को भी, जो हमारी यंग जनरेशन है, खास अच्छा नहीं समझती थी। नहीं और उन्हें कहती थी कि ट्रकों में गाने वाले सिंगर है। लेकिन देन ही प्रूवन हिमसेल्फ एज अ सिंगर ऑफ दिस एज एज वेल। और जबरदस्त किस्म के गाने उन्होंने गाए। मुझे लगता है सुबह सुबह कहीं ट्रैफिक में फंस गए। आपने खैर की बात की ना, तो मेरे ज़हन में वो खैर ना ला खैर नाल जा की फिलॉसफी आई। तो अच्छा है, आपकी जो शख्सियत है इससे पॉजिटिव वाइब्स हर तरफ जानी चाहिए। यू शुड बी अ पॉजिटिव पर्सन। जहाँ पे भी आप जाएं लोग देख के आपको पॉजिटिविटी लें, ना कि नेगेटिविटी लें आपसे। ये बड़ा जरूरी है, हम इसको फील नहीं करते बात को। खैर, इसके साथ साथ आप जहाँ पे भी जाएं लोग आपसे कोविड ना लें, ये बड़ी जरूरी बात है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने मास्क पहना हो। इन केस आप अगर एसिम्प्टोमेटिक है, और ओमिक्रॉन के हवाले से बड़े केसेस आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोविड है लेकिन पता नहीं चल रहा, सिम्टम्स आ रहे हैं उनको, कुछ वो रिकवर भी करें। लेकिन आप मेक श्योर करें कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोविड हुआ है और उसके बाद आपने रिकवर भी कर लिया, स्टार्ट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपने अगर रिकवर कर भी लिया है तो फिर भी आप 1-2 दिन क्वारंटीन करें। बिकॉज बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं जो कैरियर हो सकते हैं। अगर वो खुद रिकवर भी कर गए तो वो किसी को कोविड लगा सकते हैं। और ये जो कोविड की हम उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको हमने बता दिया 24 घंटों के दौरान जो भी स्टैटिस्टिक्स थे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, नूर आलम खान साहब को भी मैं एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ। नूर आलम खान साहब को भी कोरोना हो गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था पीटीआई के और बड़े बड़े सियासी लीडरान के खिलाफ, तो उनको भी कोरोना हो गया। नूर आलम खान साहब गेट वेल सून। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है और आप डर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो खुदा न खास्ता आपकी जान को कुछ हो जाएगा। उससे कुछ हुआ ना हुआ, कोविड से जरूर हो जाएगा आपकी जान को कुछ। अगर आपको कोविड हो गया, अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर हो गया तो और बी वेरी केयरफुल। खास तौर पे एक चीज़ बड़ी एहतियात जिसकी ज़रूरत है कि घर में आपके वालिदैन हैं, बड़े हैं, तो घर पे कोविड कोशिश करें आप ना लेके जाएं। और उसी सूरत में नहीं लेके जाएंगे जब आपको खुद नहीं होगा, और खुद उसी सूरत में नहीं होगा जब आप वैक्सीनेटेड होंगे, आपने जो SOPs होंगी उनको फॉलो किया होगा। तो SOPs को फॉलो कर लें। और भी हमारे पास है कुछ। बिल्कुल, हम शुरू में यही 17 अफराद के हवाले से भी बता दें कि कोविड की चूंकि हम बात करें, 17 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और जो 24 घंटों के दौरान है, हम आपको स्टैटिस्टिक बता रहे, कोरोना के 49,000 टेस्ट किए गए थे, 6,357 पॉजिटिव निकले थे। जो कि मस्बत या पॉजिटिव केसेस की बात करें तो उसकी शरह 12.81% रही है, जबकि 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। ये ओवरऑल 24 आवर्स के स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ शो में और भी बहुत कुछ होगा, चूंकि PSL के हवाले से भी हम बात करते हैं। बिलाखिर PSL का एंथम आ गया है। PSL का एंथम और मीमर्स की दुकान खुल गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको कैसा लगा, आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें जरूर फीडबैक दीजिए। विद दैट, आज की बड़ी खबर मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अभी हमने बतानी है इनको। हाँ, हेडलाइन, लेकिन बड़ी खबर में हम जरा शहजाद अकबर साहब पे बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच हेडलाइंस। और अभी आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। एहतसाब बयानिए को बड़ा धचका। अफवाहों और कयासराइयों के बाद मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का इस्तीफा आ गया। नए मुशीर की तलाश शुरू। करप्शन के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान। कप्तान ने तमाम खिलाड़ियों को एहतसाब बयानिए पर 1 इंच पीछे न हटने की हिदायत कर दी। अदालती तारीख का अहम संगे मील। जस्टिस आयशा ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठाकर तारीख बदल दी। पोलियो की 2 बूंद मुल्क का मुस्तकबिल महफूज। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनने के करीब। हम सबको इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। माल्टों के छिलकों से कीमती तेल निकालने का क्या तरीकाकार है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। माल्टों के छिलकों से एक तेल निकलेगा,
वाह, तिलों में से तो तेल नहीं निकल रहा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? से निकलेगा। बड़ी खबर में बताते हैं आपको हम जो कह रहे हैं। एहतसाब की बात करें, एहतसाब करने वालों की बात करें, करप्ट लोगों का एहतसाब और उन्हें जेलों में डालना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो मौजूदा हुकूमती जमात है, आपको मालूम है इसके मंशूर का बुनियादी नुकता था और इमरान खान साहब कहते हैं है। इमरान खान ने भी वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद कौम से खिताब किया था और वादा किया था और पहला नारा एहतसाब का लगाया था। लूटा हुआ पैसा वापस लाने का ऐलान किया। एहतसाब के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर को, आपको याद है ना, अपना मुशीर रखा। उनका काम जो बदनवानी है इसके इंसदाद के लिए मुख्तलिफ मुकदमात की तहकीक और तफ्तीश में मदद फराहम करना था और जो हुकूमती एजेंडा है इसको आगे बढ़ाने में मदद देना था। लेकिन 3.5 साल गुजर गए, गवर्नमेंट और शहजाद अकबर साहब दोनों इकट्ठे तो चले लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं के इन अरबों रुपए का सुराग मिलने के दावे करते रहे। ना तो अदालतों में करप्शन साबित हुई और ना ही बैरून मुल्क से कोई पैसा आया। तमाम हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। फिर आगे क्या हुआ आप बताइए? आगे ये हुआ कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने अपने एक इंटरव्यू में अपोजिशन का एहतसाब ना होने पर मायूसी का इजहार किया और उसे हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया, जिसके बाद ये गुज़िश्ता हफ्ते से ये खबरें सामने आ रही थी कि वज़ीर आज़म साहब शहजाद अकबर की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। उन्हें हटाने का फैसला किया गया है और उनका मुतबादिल भी तलाश किया जा रहा है। उन्हें इस्तीफ़ा देने का इशारा भी दे दिया गया है। ताहम गुज़िश्ता रोज शहजाद अकबर साहब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ट्विटर पर इसकी अपने इस्तीफे की तस्दीक भी कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने इनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया। लेकिन शहजाद अकबर साहब के जो इस्तीफे हैं उस पर वफाकी वुज़रा और हुकूमती शख्सियात हैं उनके मतजाद दावे सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहजाद अकबर ने माफिया से टक्कर ली और उनके केसेस एहसन तरीके से निपटाए और अब मजीद अहम काम शहजाद अकबर का इंतजार कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ के केसेस में अदालतों को कोई मशवरे दिए और उनके जो केसेस हैं लाइव दिखाने का मुतालबा किया और रोजाना की बुनियाद पर जो केले समात करने की दरख्वास्त भी की। ताहम अवाम खुद फैसला करें कि कौन ठीक है कौन गलत है। साथ साथ शहबाज गिल साहब कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि शहजाद अकबर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। इनके हवाले से फेक न्यूज देने वाले शहबाज गिल, जिन्होंने 4 दिन पहले, क्योंकि शहबाज साहब आप बहुत कहते हैं ना हम फेक न्यूज देते हैं, आपने फेक न्यूज दी थी जब हमने रिपोर्ट किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट शहजाद अकबर। आपने ट्वीट किया और स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब सब ठीक है और वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और पीएम उनसे खुश भी हैं। तो शहजाद गिल साहब ने फेक न्यूज दी थी और सियासी तौर पर उन्होंने कहा जिनको पार्टी में एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो जा रहे हैं और अब 3.5 साल बाद मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब का जो इस्तीफा है वो हुकूमत के एहतसाब बयानी का उस हवाले से क्या बनेगा। अब अपोजिशन का एहतसाब कौन करेगा, सख्त एहतसाब कौन करेगा, क्या 1.5 साल में कोई बड़ी सियासी शख्सियत की करप्शन साबित होगी? और अरमला हसन, इससे बड़ा सवाल ये कि क्या 1.5 साल में इनके बाद आने वाले साहब वो साबित कर पाएंगे ये 3 साल में ये नहीं कर सके? ये बहुत सारे सवालात है। अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पार्लिमानी उमूर के वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, वंस अगेन another tough day to face the questions. आप तो हमेशा ही I always call you the opening batsman of पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्रिकेट टीम, लेकिन मुश्किल सूरत हाल है। ये हुआ जिन्होंने एहतसाब करना था उनका अपना हो गया, जिन्होंने उनको वापस लाना था वो खुद चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, हर इंसान का एक रोल होता है एक वक्त तक, और शहजाद अकबर साहब ने कल तक वो रोल जो है वो प्ले किया। उन्होंने कोशिश काफ़ी की। अगस्त 2018 से वो स्पेशल असिस्टेंट बने ऑन अकाउंटेबिलिटी और फिर आई थिंक 2019 या 20 में शायद उनको फिर मजीद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने दी। काफ़ी केसेस उन्होंने अनअर्थ किए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, जो एंटी ग्राफ्ट जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जो खासकर मशहूर ज़माना शहबाज शरीफ साहब का जो टीटी का जो जिसे मशहूर हुए टीटी माफिया या जो भी इनकी टीटीज लगी, सारी चीज़ें वही लेके आए। मेरे ख्याल में इससे आगे शायद अब रोल इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी और को दें। हर आदमी का अपना एक रोल होता है, जाने वाले को इज्जत से रुखसत करना चाहिए। उन्होंने कोशिश काफ़ी की। हाँ, ये एक सवाल ज़रूर उठा कि पैसे वापस कितने आए। असल में प्रोसेस ऐसा है पाकिस्तान का कि इन्वेस्टिगेशन तो हो जाए, प्रोसिक्यूशन भी अपना केस कंप्लीट भी कर ले, फिर अदालतों में वक्त काफी लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अब वज़ीर आज़म साहब ने ये जरूरी जाना कि अब अपना एक खिलाड़ी वो चेंज करें और एक फ्रेश फेस को लेके आए जो इस एहतसाब के प्रोसेस को लेके जाए। और शख्सियात आती जाती रहती हैं, प्रोसेस चलता रहता है। एहतसाब का बयानिया तहरीक इंसाफ की बुनियाद है, यानी कि इसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ बनी है।
तो उस पर तो तहरीक इंसाफ कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती। तो अली भाई हटे या हटाए गए, खुद हटे? देखिए, मेरे ख्याल में एक रिस्पेक्टेबल तरीके से वो गए हैं, एक अंडरस्टैंडिंग शायद होगी। मुझे खान साहब का तो इल्म नहीं है, क्योंकि वो अगर आपने जाना भी हो तो आपके एक रिस्पेक्टेबल वे आउट देते हैं। मे भी मेरे ख्याल में एक वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने ज़ाहिर मशवरा किया होगा। इतना बड़ा फैसला शहजाद साहब वज़ीर आज़म साहब के मशवरे के बगैर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर जो हैं यंग आदमी हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान के लिए किया। जाती तो उनकी शरीफ फैमिली से कोई अपनी जाती लड़ाई तो नहीं थी, वो तो खान साहब के कॉज को लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि वो खान साहब ने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और जिम्मेदार आदमी को देनी है। प्रोसेस आगे चलता रहेगा। वी विल नॉट बज एन इंच ऑन अकाउंटेबिलिटी। ठीक हो गया। अली महमूद खान साहब, जैसे हमने बात कर रहे थे कि 3.5 सालों में 10 के करीब वजीर आजम के मुशीर या मुआविन खुसूसी चेंज हो चुके हैं। अब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला एक मामला है, और हमने ये बहुत सारे इदारों में देखा है कि एक जो अफसर को तैनात किया जाता है, कुछ अर्से बाद उसको बदल दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ मुशीरान के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है हमारी। सो आपको भी पता है, तो क्या वजह है कि चंद दिन बाद एक जो कह लें चंद सालों में बात कर लें या चंद दिनों में बात कर लें, एक मुशीर को हायर किया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है? तो क्या ये सिलेक्शन कौन करता है, जिनको समझ नहीं आती? क्रिकेटिंग टर्म में कहूं, कप्तान फील्ड प्लेसिंग तब्दील क्यों करते हैं? आगे से हिटिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा छक्के लग रहे हैं? नहीं, असल में जब आप डेड विकेट पे बॉलिंग कर रहे हो ना, तो उसमें फिर आपको फील्ड बार बार चेंज करनी पड़ती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये देखें, देयर इज नेवर परफेक्ट टीम। हर वक्त टीम का चेंज होना या तब्दीली का आना, ये किस चीज की गमाजी करता है? ये दो चीजों की गमाजी करता है। एक ये कि सारी चीजें परफेक्ट नहीं है, वो तो हम भी कहते हैं परफेक्ट नहीं है। दूसरी इस चीज की कि जो भी पीछे टीम कैप्टन है उसने अपनी जुस्तजू छोड़ी नहीं है, वो हर दिन हर लम्हा कोशिश कर रहा है बेहतर से बेहतर की तरफ। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए सियासी जमात में इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो इस वक्त एक इंतहाई अहम क्रॉस रोड्स पे है। क्योंकि हमारी कोई टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है कि इस बार हम हुकूमत बना लेंगे, फिर अपोजिशन में बैठ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। हमारा एक मिशन है। अब उसके लिए शख्सियात इसलिए ज्यादा अहम नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, कल भी मैंने ये बात की, शायद आप ही के चैनल पे बदामी साहब के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में भी सुबह सुबह ही बात करूं कि इंशाल्लाह जब कामयाब होंगे तो हम सब इस तरह करेंगे कि मैंने ये किरदार अदा किया, उसने ये किया, लेकिन खुदा ना खास्ता नाकामी हुई वो सिर्फ खान साहब की होगी। क्योंकि वोट खान साहब के तहरीक के नाम पे पड़ा है, तो उनको हक है कि वो जितनी चेंजेस करना चाहते हैं वो करें, ताकि ये तहरीक जो है वो कामयाब हो। महंगाई का इशू है, अपनी जगह है, उसको हल करने की कोशिश करें। बेशुमार और मसाइल। डेड विकेट की बात मैंने क्यों की? डेड विकेट की बात मैंने इसलिए की कि 70 साल लगे हैं, खासकर पिछले 40-45 साल पाकिस्तान के इदारों के जो है उनके अंदर से पूरी जो है तवानाई निकालने में। इस वक्त आपकी तमाम जितने इदारे थे जब हम आए हैं वो सारे बैठ चुके थे। इकोनॉमी की एग्जांपल आपके सामने है, उससे लेके मजिस्ट्रेसी के निजाम तक हर जगह बैठ चुकी थी। उसको दोबारा उठाना ऐसी है जैसे आप एक डेड विकेट पे एक फास्ट बॉलर को खिला रहे हो। अच्छा, ये जो आपका बयानिया है एहतसाब का, इस बयानिए ने मुझ समेत बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया, हर उस पाकिस्तानी को अट्रैक्ट किया, अली मोहम्मद खान साहब, जो पाकिस्तान को प्रॉस्परस देखना चाहता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करता है, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। लेकिन अब अगर अगले ओबियसली कुछ ही महीनों के अंदर आप इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे, एक साल पूरा होता है जो कि माहौल बनता है, देन वी गो टू दी इलेक्शन 2023। अभी तक 3.5 साल में कोई एक शख्सियत ऐसी नहीं है, बड़ी हो या छोटी, जिसको आप एहतसाब के बयानियों के ऊपर सजा दिलवा पाए हों या एक मिसाल सामने रख सके कि देखिए हमने ये कर दिया। जो घंटों आके उनको बेनकाब करते थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, आज वो खुद चले गए। और ये नई बात नहीं है। आप जिस बड़ी शख्सियत को जिस बड़े ओहदे पे जिस बड़े इदारे में लाते हैं, शायद ही कोई शख्सियत ऐसी हो जो शुरू से आपके साथ हो इन बड़े ओहदों के ऊपर, वरना लोग नहीं है, लोगों ने नहीं काम किया। तो अवाम के सामने फिर आप अपने इस मैनिफेस्टो को, एहतसाब के मैनिफेस्टो को लेकर क्या रखने जा रहे हैं 2023 के आगे? जब कोई एक शख्सियत किसी को सजा नहीं होगी तो आप क्या बताएंगे अवाम को कि हमने क्या किया? ये बताएंगे कि माफिया था, नहीं कर सके? नहीं, देखिए, दुनिया नाकाम आदमी के साथ नहीं जाती। हम ये नहीं कहेंगे, अभी हमारा टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ और केसेस जो हैं मैच्योरिटी स्टेज की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है अदालतों में केसेस जो हैं वो मैच्योर होने में और सजा मिलने में वक्त लगता है। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन की हद तक तो वज़ीर आज़म साहब की और हमारे प्रोसिक्यूशन के इदारों की या हम लोगों की जिम्मेदारी है। जब एक दफा केस पुट इन कोर्ट हो जाए फिर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, उसमें वक्त लग सकता है। दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ दो तरह के सियासतदान हैं। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं किसी की जात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जैसे मरियम बीबी हैं या बिलावल साहब हैं, उनको एक तरह से एक पॉलिटिकल फैमिली में ग्रूम किया जा रहा है लीडरशिप के लिए। बनते हैं नहीं बनते वो अल्लाह को पता है।
दूसरी तरफ मेरे जैसे लोग हैं, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ, शहरियार अफरीदी प्रोफेशनल, मुराद साहब, इस तरह के, और इन्हें कि आई वाज अ वर्किंग लॉयर, उससे पहले इंजीनियर। अच्छा, अपनी एक चलती फिरती हमने अपनी वकालत की एक जो काम है उसको लॉक किया और इमरान खान साहब के साथ इसमें क्यों शामिल हुए? एक प्रोफेशनल आदमी का, आपको पता है प्रोफेशन को कामयाबी की तरफ लेके जाना कितना मुश्किल। हमने इसलिए ये सारा कुछ छोड़ा है कि हम इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। पीछे अगर जज्बा नेक हो, सिंसेरिटी हो, अल्लाह की मदद आती है। वक्ती मुश्किलात हो सकती हैं, ये वक्ती मुश्किलात हैं, ये महंगाई फलाना, ये हो गया वो हो गया। देखें, शायद आपके पास वक्त कम है, मैं शॉर्ट बात करता हूँ। उस आदमी को मुश्किलात होती हैं जो चैलेंजेस लेता है, जो रन ऑफ द मिल गवर्नमेंट चलाता है, जो रूटीन की गवर्नमेंट चला है, वो कहते हैं चलने दो, हाथ मत डालो। देखिए, ऑयल माफिया क्यों खड़ी हुई, आटा माफिया क्यों खड़ी हुई, चीनी माफिया खान साहब के खिलाफ क्यों खड़ी हुई, सारी माफिया क्यों खड़ी हुई? इसलिए खड़ी हुई कि उन पे हाथ पड़ा, जब हाथ पड़ा उधर से रिएक्शन आया। अब इनके सारा डीपली एंट्रेंच्ड है, वो फिर आपको आर्टिफिशियल मसनूई क्राइसिस बना के देते हैं ताकि हम पे हाथ ना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान में तो सिंपल सी एग्जांपल है, एक थानेदार भी कोई ईमानदार आ जाए इलाके में, उसको मसले होते हैं। जो करप्ट थानेदार हो, सिस्टम चलता रहता है, लेकिन अंदर से गंद बढ़ता है और अंदर से करप्शन का जो कैंसर है और जो जुल्म का कैंसर है वो बढ़ता है। अच्छा, अगर आपने कैंसर का खात्मा करना है तो आपने फिर ट्रीटमेंट से ज्यादा फिर नश्तर से काम लेना है, फिर सर्जरी से काम लेना है। खान साहब सर्जरी करने आए हैं, होम्योपैथिक इलाज करने नहीं आए। कल ऑपोजिशन के दो बड़े बयान सामने आए, इनमें से एक खुर्शीद शाह साहब का भी था, लेकिन उनसे पहले जो बयान आया वो ये था कि ये जो आपने कहा कि अगर मैं निकल गया हुकूमत से तो मैं इससे ज्यादा खतरनाक हूंगा। इस बयान के बारे में अपोजिशन ये कह रही है कि बयान आपने अपोजिशन के लिए नहीं दिया, ये आपने एस्टैब्लिशमेंट को दिया है कि अगर आपने और उनको दिया है जो उनको निकाल सकते हैं। अपोजिशन के एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि जो उनको निकाल सकते हैं उन्हीं को उन्होंने कहा है कि अगर मैं निकाल दिया गया तो ज्यादा खतरनाक होगा। एक तो इसकी वजाहत कर दें वजीर आजम के बिहाफ पे, और दूसरा कल खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि मैं निकला तो मैं इनसे ज्यादा लोग इकट्ठे करूंगा, आप निकले आपको लग पता जाएगा। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट कल खुर्शीद शाह साहब ने भी दी है, जो रिसेंटली आजाद हुए हैं, पहले एहतसाब के केसेस के अंदर थे आप ही की हुकूमत में। अली भाई, अच्छा, खुर्शीद शाह साहब में थोड़ी सी जान पड़ी है, कोई आवाज तो आई है उनकी, बड़े अरसे से खामोश थे। तो दूसरा, खान साहब निकलेंगे 2023 में, निकलेंगे अवाम में। मैसेज है वो अपोजिशन के लिए था। जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मैं लगी लिपटी रखे बगैर सीधी सीधी बात करूंगा। उन्होंने सिर्फ सलार वगैरह को कोई नहीं बात की। ये जनाब बिलावल साहब और जरदारी साहब और मियां साहब और शहबाज साहब जरा अपने देश फास्ट सीट पर, द मैसेज और लाउड एंड क्लियर फॉर द अपोजिशन। दूसरी बात यह है, वो जमाने भी चले गए। देयर इज अ डिलिबरेट और बहुत ही जबरदस्त एक हुआ है, एक मेंटल जो एक ट्यूनिंग अप होती है एस्टैब्लिशमेंट की, कि उन्होंने फैसला किया है। 99 के बाद आप मुझे देखें, बेशुमार मौके आए हैं। आपने 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत में रोज हुकूमत गिरने की दुआएं दी जाती थी, होता नहीं था एस्टैब्लिशमेंट। वो 58 to B वाली बातें और इमरजेंसी लगी, चीजें खत्म है। वो भी ये चाहते हैं कि सियासतदान अपना काम करें, उनको उनका काम करने दें। और अभी चूंकि जब 1 साल रह गया है, कोई तजर्बों का वक्त भी नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ महीने बाद एवरीबडी वुड बी गियरिंग अप फॉर 2023 इलेक्शन। और 2023 इलेक्शन में एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह एक बार फिर अगली बारी फिर न्याजी। ठीक हो गया, ठीक अच्छा। हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है कि नवाज शरीफ को वापस ना लेने की वजूहात बताएं, वापस क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। तो जो बरतानिया के साथ मुआहिदा था हुकूमत का, और हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें कर रही थी, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कोई इस हवाले से अगर आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर पाए तो। अटॉर्नी जनरल बड़े शरीफ आदमी अकबर साहब भी चले गए, अब मुआहिदे का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल साहब बड़े शरीफ आदमी है, वो लॉ अबाइडिंग आदमी है, लॉ के मुताबिक खत लिखा है। मेरे से पूछ देते मैं बता देता कि मियां साहब इसलिए नहीं आ रहे कि इधर खांचे मार के बैठे हैं बाहर, इधर केसें चल रहे हैं, उन्होंने जाना है फिर सीधा जेल। वो डील के चक्कर में है, उसी डील के चक्कर में जो उनको मिली 90s में, उसी डील के चक्कर में जो उनको मिली 1990 में, उनको मिली 1997 में, उनको मिली 1999 में, उनको मिली 2008 में। कौन कौन सी डीलें, टाइम कम है, समझ गए होंगे किस किस डील की मैं बात करूं। आखिरी डील जो उन्होंने ली थी वो भी वही है जिसकी वजह से वो उधर बैठे हैं। उसके हिस्सा कभी इमरान खान साहब ना कभी रहे, ना डील देते हैं ना डील लेते हैं। इस वजह से मियां साहब तभी आएंगे जब उनको डील मिलेगी। और मैं समझता हूं कि मैं सियासी उफक पे दूर दूर तक डील देख नहीं रहा। ठीक है, आप कोई डील देख नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस बोर्ड की रिपोर्ट्स को बड़ा थॉरली देखा था, जिसने रिकमेंड किया था कि इनको बाहर भेजा। जब फिर उसके बाद पता चला कि खुद ही इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको तो बीमारी नहीं है, तो एक्टिंग कर रहे थे। खैर, पॉलिटिकल बातें हो गई, अब बहुत बड़ा इवेंट हमारे मुल्क में आने वाला है। अली भाई, आप हमारे साथ हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं है। अच्छा, राब्ता मुनक़ता हो गया। आई वाज अबाउट टू आस्क अबाउट पीएसएल, चूंकि पीएसएल आने वाला है और हमारा बड़ा कंसर्न है पीएसएल को लेकर। हम ऑफ एयर भी यही डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह करे पीएसएल डिले ना हो इस सारी सूरत हाल की वजह से। खैर,
थैंकिंग अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने हमारे तल्ख और शीनी सवालों के खूबी जवाब दिए और एज यूजुअल उन्होंने जवाब दिए। और गवर्नमेंट के लिए कुछ खास आसानी है नहीं, मुशीरान अच्छा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए कुछ खास अच्छी खबरें हैं नहीं, क्योंकि जब कैसे आप कह सकते हैं कि सब अच्छा है जब लोग हर दूसरे दिन हर नए महीने के अंदर एक बड़ी शख्सियत आपको छोड़ के जा रही हो, आप ही की लाई हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं? फिर भी आपने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, हौसला रखें। चले जनाब, इसी छोड़े, हमने PSL की बात की है, हम PSL के गाने को लेकर बड़े एक्साइटेड थे और बिल आखिर वो गाना आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट। आगे देख। अच्छा अब हम जो PSL के एंथम की बात करें, आपका फेवरेट गाना तो अभी आना है, आई मीन फेवरेट एंथम लाहौर कलंदर्स का भी एंथम आ चुका है और वो भी हमारे पास है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, सरप्राइज मी। दिखाई जी जरा, मिलके देखते हैं, लाहौर कलंदर्स का एंथम देखते हैं। ये मतलब बच जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं ना इस हवाले से क्या है। तो ये खैर PSL का एंथम हम आपको दिखा रहे थे और PSL के जो आतिफ की खास तौर पे प्रेजेंस है वो लोगों को इंस्पायर तो करिए, लेकिन कल एक और ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा था, दैट वाज अबाउट अली जफर। वंस अगेन पीपल वर कॉलिंग भाई टू कम एंड यू नो, वो कह रहे थे वैसे ये अब ओवररेटेड हो रहा है, ओवररेटेड हो रहा है। इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ गुड सॉन्ग, मे बी कुछ लोगों को बहुत अच्छा ना लगा हो, ये हो सकता है, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन इट्स अ गुड सॉन्ग आई थिंक। और जब ये चलेगा PSL के बीच में, अल्लाह करे चल जाए, तो हम इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ग्रूव मेरा के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे थे बुरा बुरा, लेकिन जब आपने सुना था बार बार तो आपको वो अच्छा था गाना, तो ये भी गाना आपको अच्छा लग जाएगा, कार आदि हो जाएंगे, सब्र करें, हौसला करें। चलिए अब ब्रेक ले और आगे देखें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से, तो उसका आगाज हो चुका है। ये मुहिम 30 जनवरी तक जारी रहेगी। इस पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को बीमारी के खिलाफ पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और मुहिम के लिए पोलियो वर्कर्स को कोविड-19 के SOPs पर खुसूसी तौर पर तरबियत भी दी गई है। और ये भी हम आपको बताते चलें कि दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही सिर्फ वो 2 ममालिक हैं जब पोलियो वायरस मौजूद है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो से मुतासर जो सिर्फ एक केस है वो रिपोर्ट हुआ था, ताहम इस मोहलिक वायरस को हम शिकस्त दे सकते हैं और उसके लिए सिर्फ हमें एक ही काम करना है, वो है पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। इसी हवाले से बिल्कुल इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्रेसो की, वो भी हम निभाने की कोशिश करते हैं और आप करने की भी कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर PMA डॉक्टर अशरफ निजामी साहब एज यूजुअल जब भी हम उन्हें जहमत देते हैं तशरीफ लाते हैं, आज भी मौजूद हैं, तो उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस अमल का भी हिस्सा है जो हम मुसलसल करें, तो ये बड़ी अच्छी बात भी है। मैं चाहता हूँ कि वंस अगैन अब चूंकि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें उम्मीद की किरण नजर आने लगी है, बल्कि उम्मीद का सूरज नजर आने लगा है, काफी हद तक हम दूर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह पोलियो से। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कैंपेन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इंपॉर्टेंस पे क्या बता पाएंगे हमें डॉक्टर साहब? वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी के मतलब पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर मैं समझता हूं कि इसके लिए हम जितना भी बोलें, जितना भी इसके लिए हम काम करें, गालिबन अभी तक कम है। द रीजन बी कि अभी भी जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि हमारे साथ सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान है और हमारा पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो यकीनी तौर पे हमारे लिए काफी मतलब मैं समझता हूँ मुश्किल काम है। इट इज नॉट एनी इजी टास्क, लेकिन जबकि हम रिपीटेडली, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल हमारे पास अभी तक जो है सिर्फ एक केस आया पोलियो का, और अगर हमने 0 को टच करके 3 साल तक उसी स्टेटस को मेंटेन कर लिया तो इंशाल्लाह वी विल बी इन द लिस्ट ऑफ द पोलियो फ्री कंट्रीज जो दुनिया के अंदर आया। और देखें, दुनिया के अंदर जो कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के लिए और हमारे मतलब तरह तरह के मतलब जस्ट जहालत बेस्ड, मैं उन्हें मतलब वेरी क्लियरली आई वुड लाइक टू से अबाउट इट कि वहां पे जो लोगों की रिलक्टेंस है उसके साथ जो पोलियो के लिए, लेकिन वंस यू सी अ डिसेबिलिटी, किसी कोई शख्स नहीं चाहेगा अपने बच्चे को अपनी फैमिली के अंदर तो वैसी डिसेबिलिटी हो जैसे खुदा माफ करे पोलियो के बच्चों के साथ जो कि अगर वो इफेक्ट होते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंट के, और ये कभी मतलब कहते हुए बड़ा करता है जी कि जब बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स जाते हैं तो कहते हैं जी हमने तो पहले भी पिला दिए थे बच्चों को, ये क्या कि आपने मतलब रास्ता ही देख लिया कि बहाते रहे। तो जब तक के मुल्क के अंदर कोई एक केस भी होगा हम सेफ नहीं है। और हमसे मुराद मैं अर्ज करूं कि इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, दुनिया सेफ नहीं है। तो दुनिया को सेफ रखने की खातिर ये जरूरी है कि हम पूरी दुनिया के अंदर एंड हेंस यू नो कि डॉक्टर्स वर्क विदाउट बॉर्डर्स, और मैं समझता हूं कि आप जैसे दोस्त भी जो हैं वो विदाउट बॉर्डर्स वाले लोग हैं और चाहते हैं कि इंसानियत जो है एक सेहतमंद इंसानियत हो, सेहतमंद इंसान हो, सेहतमंद कौम हो। तो उसके लिए मैं आपके तवज्जो से अपील करना चाहूंगा, और बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन
ये भी कहना चाहूंगा कि खुदा ना करे कि किसी ने डिसेबिलिटी देखी हो, जस्ट थिंक ऑफ अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए और उसकी डिसेबिलिटी मान नहीं है, एंड मोर ओवर के नर्वस सिस्टम है जिसके साथ आपका नीचे वाला धड़ पैरालाइज हो जाता है और खुदा ना करे अगर ऊपर तक आता है तो ये जान को भी खतरा जो बन सकता है उसके लिए। ठीक हो अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने पोलियो मुहिम की अहमियत के हवाले से और इसकी इंपॉर्टेंस के कतरे पिलाना जरूरी है, जितनी बार भी पोलियो वर्कर्स आपके डोर स्टेप पे आए, आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, लेकिन स्टिल हम इसके इफेक्ट के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हम देने की कोशिश भी करते हैं, स्टेट लेवल पर भी आप डॉक्टर हजरात भी जितना कोशिश होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर नहीं पिलाते आप अपने बच्चों को तो इसके कितना जो कहले एक जानलेवा तो नहीं, हम एक बहुत लीथल इम्पैक्ट जो आपकी सेहत के ऊपर आता है और जो पूरी जिंदगी की एक माजूरी है जो बच्चे या आप कह ले आपके एंड तक साथ चलती है, उस हवाले से भी थोड़ा ज्यादा हमारे देखने वालों को बताएं ताकि लोगों को आइडिया हो कि इसका कतरे ना पिलाने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपने देखे लफ्ज जो मतलब जिम्नन कर दिया और आपने कहा कि नहीं जानलेवा तो नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, कि अगर पोलियो के लिए ऐसा कि जिसके साथ बॉडी के ऊपर तक, जिसको मतलब कहते हैं कि हाथ भी उसके साथ जा सकते हैं और ऊपर भी इसका इफेक्ट आ सकता है, अगर धड़ के ये ऊपर तक आएगा तो यकीनी तौर पे वो मसल जब इफेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली उसके साथ एक डेथ भी हो सकती है, नॉट अ सडन डेथ इन अ वे, लेकिन दैट इज पॉसिबिलिटी और ऐसे केसेस परसेंटेजेस के अंदर होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमने देखे हैं जिसको हम पोलियो समझते हैं कि टांगों से बंदा माजूर हो गया या बच्चा जो माजूर हो गया तो उसी को हम पोलियो समझते हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त था, मतलब इत्तेफाकन ही आपने साइंटिफिकली कि इंसान जो है बच्चा जो मतलब जान से भी जा सकता है, नॉट ऑफ अ सडन डेथ बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसके साथ ये भी हो सकता है, उसके अगर ऊपर के जाके हराम मगज के ऊपर जाके ये इफेक्ट ठीक है तो उसके साथ। डॉक्टर साहब, चूंकि आप कैंपेन को देख भी रहे हैं और आप बराह रास्त आपका कनेक्शन भी है सारे प्रोसीजर से, इस वक्त क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास? क्या लोगों के अंदर वो जो पहले टैबूज काइंड ऑफ थिंग्स मौजूद थी, लोग उनसे निकले हैं? अब सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है पोलियो एरेडिकेशन ड्रॉप्स पिलाने के हवाले से, या अभी तक चैलेंजेस वही हैं? हमारी टीम्स क्या रिस्पांस दे रही हैं इस वक्त की सूरत हाल है उसको? देखो हसन, थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे वो कहलवाना चाह रहे हो जो आप खुद भी जानते हो कि हमारे रवैये जो कौमी अल्लाह के फजल से बड़े मुस्तकिल मिजाजी वाले हैं। मुस्तकिल मिजाजी इन अ वे कि हमने मतलब कसम खाई हुई है कि हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, दुनिया ही हमारे मुताबिक कुछ हो तो फिर हो। देयर आर रिलक्टेंसी, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से कि हमारे पोलियो वर्कर्स जो जान हथेली पे रख के, मैं समझता हूँ कि इस कोविड के जमाने के अंदर जाके पिछले साल से मतलब जब कोविड हमारे साथ पैंडेमिक फैली हुई है एंड दे आर वर्कर्स वर्किंग ओवर देयर, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के साथ और रिपीटेडली आई हैव रिक्वेस्टेड, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, उलमा को चाहिए, मतलब जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं कि उनको बाकायदा अपनी तबलीग का ये हिस्सा बनाना चाहिए कि दे शुड स्पीक अबाउट इट। जुम्मा के खुतबा के अंदर ये ऐसा होना चाहिए। आप माशाल्लाह ऐसे बेहतर हर दफा जब भी कंपेन होती है तो स्पीक अबाउट इट एंड ओवर एंड अबाउट, फिर भी आप मतलब जो है सेहत के हवाले से कोई ना कोई बात आप जरूर करती हो, अच्छी बातें करती हैं। तो मैं समझता हूं कि वो लोगों और लोगों के ज़हन के अंदर, मुझे नहीं पता ये क्यों हम ऐसे स्टबर्न एटीट्यूड के साथ हैं, लेकिन बट इट इज देयर कि मैं अगर अपने आप को, अपने बच्चों को, और कौम के बच्चे भी हमारे कॉमन बच्चे हैं, अगर मैं अपने बच्चे जिनमें वल्दियत मेरे नाम की लिखी जाती है अगर मैं पिलाता हूं तो मैं अपने बच्चों की जान का दुश्मन तो ना होऊंगा। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि हमें, और हमारा चूंकि एक रवैया ये बन गया है कि सारी दुनिया में आ सकता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं होगा, मैं समझता हूं ये गलत है। देयर इज नहीं हुआ तो इसका मतलब 1%, हाँ, ये नहीं है कि होगा भी लाखों करोड़ों में भी एक है तो हु नोज के हु इज द वन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये मैं हमेशा हम आपसे करते हैं जब भी आप आते हैं और जब भी बात होती है, वो दीगर वैक्सीन्स या दीगर कतरों के साथ कंफ्यूज करना है पोलियो के कतरों को। कंफ्यूज इन अ सेंस, कुछ लोग जब दीगर वैक्सीनेशंस अपने बच्चों को पिला रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं और उसके ऊपर अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले आ जाएं तो वो कहते हैं हमने जी तो अभी अपने बच्चों को पिलाया है, मतलब बार बार अपने बच्चों को हम ये चीजें पिलाते रहे, हमारे बच्चों की सेहत खराब होगी इससे। तो जरा ये कंफ्यूजन बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल जरा वाजे करें लोगों के लिए कि जितनी भी ड्रॉप्स हैं या वैक्सीन्स हैं वो जब भी आपको पिलाई जाती हैं, आपके बच्चों के लिए पिलाई जाती हैं, वो उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कोई भी वैक्सीन, सभी इंपॉर्टेंट है। इस पे जरा प्लीज अपना मैं एक मतलब बड़ा ये शेयर करना चाहूंगा एंड वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि ये अवेयरनेस की खातिर कि आपके जितनी भी देयर इज नो कंट्रा इंडिकेशन, कोई इसके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को हल्का टेम्परेचर है तो जी हमने कतरे नहीं पिलाने, अभी इसको मतलब छोटी मोटी मतलब छोटे बच्चों का जिनका पेचेस या पोटियां लगी थी लिहाजा हमने, अगर कोई सीवियर ऐसी डिजीज नहीं होती तो उसके लिए कोई कतई तौर पे ऐसी माने नहीं है कि आप पोलियो के कतरे ना पिलाएं।
और इतनी कंपेन, इतनी अवेयरनेस चलती है तो आई एम श्योर कि लोगों तक ये मैसेज तो जाता ही है। लेकिन आपके तवज्जो से अगेन आई रिपीट कि जब तक हम पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते, उस वक्त तक हर बार, और आपने बड़ा अच्छा मैसेज रिपीट करके दिया कि 2 कतरे हर बार, whensoever there is a campaign, तो 2 कतरे बच्चों को पिलाने, और इसकी कंट्रा इंडिकेशन कतई तौर पे कोई ऐसी नहीं है कि आपको बाकी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो रूटीन के अंदर हमारे चलते हैं, तो आज दो ये पोलियो के कतरे भी उसका हिस्सा है, लेकिन स्पेशल ड्राइव चली है, फिर इट हैज टू बी। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। और उसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि और बहुत से इलाकों में पता है बर्फबारी हुई हुई है और वहां पे भी जाके वो लोग पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं बच्चों को, तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं आपको हमारा सलाम है, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। और जो लोग इनका ख्याल नहीं रख रहे, आप ठीक नहीं करें, इनका ख्याल रखें, ये आपके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निजामी हमारे साथ मौजूद थे। सदर पीएम में पोलियो मुहिम चूंकि इसका आगाज हो चुका है, 30 जनवरी तक ये मुहिम जारी रहेगी। आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। अगर पोलियो वर्कर्स आते हैं तो उनको बिल्कुल आप अपने दरवाजे से वापस मत लौटाएं, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत, उनकी जिंदगी के हवाले से कैंपेन का हिस्सा है। तो आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बने और बगैर किसी वहम के, किसी दीगर चीज के, आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे लातादाद फिल्मों और अनगिनत टेलीविजन ड्रामों में अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़ जाने वाली बेमिसाल फनकारा रूही बानो को, जिनको मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। रूही बानो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई। आप बरसगीर के अजीम तबला नवाज अल्लाह रखा की साहबजादी थी। याद किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। 2021 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन साल करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान आगे आया, दुनिया से बहुत आगे आया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आईसीसी के तमाम बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। साल 2021 की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो कामयाब तरीन साल साबित हुआ, और पाकिस्तान ने क्रिकेट में कई बड़ी कामयाबियां भी समेटी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स दुनिया क्रिकेट पर छा गए। कैप्टन बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने रन्स के अंबार लगाए, जबकि पेसर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के हवाले से बात करें तो वो हरीफों के लिए आतिशफिशा साबित हुए, जिसके सम्राट आलमी सतह पर भी सामने आना शुरू हो गए। और मुल्क की तारीख में पहली बार एक खातून क्रिकेटर समेत 4 पाकिस्तानियों ने आलमी अवार्ड अपने नाम किए। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की। और इस पर पहले आईसीसी मेंस टी20 की कप्तान बाबर आजम के हवाले से हम बात करें, पहले आईसीसी ने उनको अपनी टीम का कैप्टन बनाया इस आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी के ऊपर। फिर इसी टीम में रिवायती हरीफ भारत का कोई क्रिकेटर शामिल नहीं हुआ, यह भी हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त बात थी। इसके बाद बाबर आजम को वनडे का बाबर आजम क्रिकेटर आजम करार दिया गया और फिर प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज से भी नवाजा गया। बाबर आजम ने 6 वनडे मैचेस में 67.50 की औसत से 405 रन बनाए, 67 समथिंग की औसत से, जो कि बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त औसत है। दूसरा अवार्ड विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के नाम रहा, जो कि जिनका जिक्र हमने कल भी किया था। सबसे ज्यादा 1326 रन उन्होंने बनाए, टी20 इंटरनेशनल रन बनाए। इसके अलावा हम अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि कल से हेडलाइंस के ऊपर हैं, उनको पीसी जो अवार्ड है वो दिया गया और इसके आईसीसी का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उन्होंने 36 मैचों में 2021 में 22.20 की औसत से 78 विकेट्स अपने नाम की, जो कि बहुत ही कमाल उनकी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर का जिक्र जैसे कि आपने भी किया, फातिमा सना, उनको भी ये सरहद मिल गई आईसीसी की और उनको भी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और ये बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जो कि उनके हिस्से में आई है। इसके साथ साथ अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल का जो पहला मरहला है वो 27 जनवरी को कराची से शुरू हो रहा है। गुज़िश्ता रोज पीएसएल 7 का थीम सॉन्ग जारी किया गया था, जो कि हम आपको दिखा भी चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पे क्रिकेट का तस्करा और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान की इस अचीवमेंट को सबसे पहले कैसे देखें। मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ईयर 2021 फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने अपना मोमेंटम वापस लिया, हमने एक बेहतरीन कैप्टन इमर्ज किया, हमने एक बेहतरीन पाकिस्तान का बैटिंग अटैक बनाया और देन पेसर्स अटैक बनाया। एक बेहतरीन टीम की सूरत में हम आगे चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की?
बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर इमरान और अरमला, आप दोनों को। आज अरमला वापस आ गई और आतिश फिशा पढ़ रही थी कि कारकर्दगी जो पेश की सुबह ही सुबह उन्होंने आग फैला दी। शकील उर्दू का इस्तेमाल किया। शकील, अब उर्दू भी ये शकील कहने लगी है। अच्छा, पाकिस्तान की ये अचीवमेंट यकीनन इमरान एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो आईसीसी अवार्ड्स हैं ये 2004 से शुरू हुए और इन खिलाड़ियों से पहले सिर्फ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर जो थे वो आईसीसी अवार्ड जीतने में कामयाब हुए। 2007 में मोहम्मद यूसुफ ने जीता, जब उन्होंने 2006 में वीवन रिचर्ड्स का जो दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में एक कैलेंडर ईयर में रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक अवार्ड 2013 में उमर गुल ने जीता T20 का, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और फिर 2017 में हसन अली जो थे वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। लेकिन 2021 में जिस तरीके से 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आमद, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और खातून क्रिकेटर में फातिमा सना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप देखें। क्योंकि मैंने बताया ना कि अब तकरीबन 18 साल होने को आ रहे हैं और 18 साल में सिर्फ 3 ही थे पहले, अब 4 एक साथ आ गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है। हालांकि 2021 हमारे लिए इब्तदाई तौर पर अक्टूबर से कबल तक इतना अच्छा साबित नहीं हुआ था। आप देखें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो दौरे किए, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, उनमें हमारी कारकर्दगी कोई इतनी गैर मामूली नहीं थी। लेकिन असल बूम हमें मिला 24 अक्टूबर 2021 को भारत के खिलाफ, जब दुबई क्रिकेट स्टेडियम में हमने मैच जीता 10 विकेटों से, नई तारीख रकम की और वहीं से पाकिस्तानी टीम ने टेक ऑफ किया। और आपने सही कहा इमरान के बाबर आजम को जब फ्री हैंड मिला एज अ कैप्टन तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, कप्तानी भी अच्छी की। तो मैं समझता हूँ ये नौजवानों के लिए बड़ी खुशशाइन बात है। और शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें, वो अप्रैल में 22 बरस के होंगे, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि वो 2018 में आए, सितंबर 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट को उन्होंने शुरू की और अब आप देखें 3.5 साल में वो कहां से कहां चले गए। और उन्होंने अपने भाई रियाज आफरीदी का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो पूरा कर दिया। क्योंकि रियाज आफरीदी सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले थे 2004 में श्रीलंका के खिलाफ कराची में। तो शाहीन शाह, वो तो सिर्फ एक 1 टेस्ट वंडर हो गए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो अपनी कामयाबियां समेटी हैं, अपने ससुर की जो शर्ट है 10 नंबर की, वही वो पहनते हैं, उसी तरीके से वो अपना जश्न मनाते हैं विकेट लेने का। को बॉलिंग भी करने वाले हैं बड़ी शानदार किस्म की वो इस टूर्नामेंट में। That'll be great. You know, son-in-law to ससुर बॉलिंग बैटिंग होने वाली है। अच्छा मिर्जा साहब, अब पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की बात करें, फातिमा सना के हवाले से क्या, क्योंकि हम जब क्रिकेट की बात करते हैं स्पेसिफिकली मेंस क्रिकेट टीम पे, आपको पता है हमारा बड़ा फोकस रहा है। आप आईसीसी में इस तरह की एक पाकिस्तानी विमेन को जो कह लें इमर्ज होता हुआ देखना, उसको रिकग्नाइज किया जाना, ये पाकिस्तानी विमेन टीम के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है और इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो नौजवान पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स के लिए एक मोटिवेशन है फातिमा सना का नाम आना। क्योंकि जब अरमला ये क्रिकेट शुरू हुई थी, विमेन क्रिकेट सिंस 1998 में इसे कवर कर रहा हूँ, अब तो 24 बरस का एक तवील अरसा गुजर गया। इब्तिदा में बड़ी मुश्किलात थी, जब शाहिजा खान और मरहुमा शर्मीन खान ने ये क्रिकेट शुरू की तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तानी लड़कियां जो है क्रिकेट के मैदान पर न सिर्फ अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाएंगी, जौहर दिखाएंगी, बल्कि विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी होंगी। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट। तानिया मलिक आई है नई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विमेन विंग की सरबरा, वो भी खुशकिस्मती की अलामत साबित हुई, और रमीज राजा तो खुशकिस्मती की अलामत साबित हो ही रहे हैं। 13 सितंबर के बाद से हर चीज जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। दुआ करें कि 2022 में भी पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी का ये सफर जारी रहे। तो आपको पीएसएल का एंथम कैसा लगा मिर्जा साहब? बस मुझे वो इतना मजा नहीं आया, सच्ची बात है कि जो पीएसएल में बहुत शोर शराबा, नसीबों को मिस कर रहे थे आप जी? नसीबों को मिस कर रहे थे आप? नसीबों को नहीं, मैं अली जफर को मिस कर रहा था, क्योंकि अली जफर ने जो इब्तिदाई बिल्कुल जो 3 उसने तराने गाए थे शुरू में 2016, 2017, 2018 एक्सीलेंट थे। और जब लास्ट ईयर उससे नहीं गाना गवाया गया तो अली जफर ने अपना जो एक निकाला सॉन्ग वो भी बड़ा जबरदस्त था। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने जो इस गाने में ना बहुत ज्यादा जैसे पेस बहुत ज्यादा थी, फास्ट था बहुत ज्यादा, और आयमा बेग के दिमाग पे वो टैक्स वाला भी सवार होगा यकीनन, जो टैक्स के उनके कारण
करवाई हुई है, बहुत सारी चीजें और जो है वो और कुछ स्पॉन्सर की इंडोर्समेंट्स भी तो होती हैं, जिस टाइप का स्पॉन्सर होता है अक्सर गाने वैसे भी तो होते हैं, तो इसका स्पॉन्सर भी तो आपको नजर आ रहा है ना कि वो उसको भी तो इंडोर्स करना था। खैर मैं वंस अगेन मेरा जो पॉइंट है पीएसएल को लेकर वो आपको उससे मुत्तफिक भी है, पहले भी हमारी बात हुई है इस पे। वो जो एक हाइप है इवेंट की, वो जो एक क्रेज है क्रिकेट का, इतना बड़ा ये इवेंट है, हमारे मुल्क का तो सबसे बड़ा इवेंट है और दुनिया क्रिकेट का भी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन चुका हुआ है क्योंकि इसमें बेहतरीन क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और 4 बेहतरीन आईसीसी के प्लेयर्स पीएसएल में खेल रहे हैं जिनको उन्होंने अवार्ड दिया, लेकिन वो हाइप नजर नहीं आ रही। मैं अभी भी कजाफी के बाहर से गुजरा, मां सिवाय एक दोस्त, वो उन पोस्टर्स के कुछ खास चीज मुझे नजर नहीं आई और अवाम के अंदर भी, इवन ऑन मीडिया। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए इसकी कई वजूहत है इमरान। सबसे बड़ी वजह तो माशी तौर पर लोग जो है इतने बदहाल हैं कि परेशानी का शिकार है। क्रिकेट से मोहब्बत उनकी अपनी जगह। दूसरे ओमिक्रॉन का खतरा, पहले तो 46% हो गई थी, कल कराची में ओमिक्रॉन की जो शरह थी कोविड की वो 37% रही, 37%। तो लोग इस वजह से भी कराची में बड़े केसेस आ रहे हैं, लोग अवॉइड कर रहे हैं। कई इलाकों में कराची के आप न्यूज देखते होंगे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो बहुत सारे अवामिल जो है वो कार फरमा है कि लोग अपने माशी तौर पर अपने पेट पूजा के लिए जाएं या क्रिकेट के लिए जाएं। वैसे भी अब 8,000 तमाशाइयों के बैठने की इजाजत दी है नेशनल स्टेडियम कराची में एनसीओसी ने, और 33,134 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है यहाँ। तो अब आप देखें कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो हाइप नहीं बनी। असल खतरा जो था ना वो कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट का था, जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा जोश खरोश का मुजाहरा नहीं कर रहे। ठीक है, और ये जो फाइनल लाइनअप्स सामने आ रहे हैं और जिस तरह के इंतजामात सामने आ रहे हैं, खुदा न खास्ता क्या हम कह सकते हैं कि सभी ऐसे मेजर्स मिर्जा साहब ले लिए गए हैं कि ओमिक्रॉन अगर अटैक कर भी दे, हिट कर भी दे प्लेयर्स को इनफैक्ट, तो तब भी टूर्नामेंट डिस्टर्ब ना हो? आपकी इनसाइट क्या है आपके पास इसको लेकर? देखिए इमरान, सबसे पहले तो इन्होंने कराची में जो एक 5 स्टार होटल है पूरा का पूरा होटल बुक कर लिया है। पिछली दफा ऐसा नहीं था, और उस होटल के डिफरेंट 6 फ्लोर्स पर 6 टीमें रह रही हैं, उसके अलावा दीगर ऑफिशियल्स के लिए अलग है। तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इकदाम किया कि कोई भी ऐसा जो है वो अंदर ना जा सके, वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो ना फैल सके। दूसरे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अंदाजा है कि अगर ओमिक्रॉन ने अपना वार किया कोविड ने, तो ये लीग मुतासिर हो सकती है। पिछले साल भी हुई थी। तो इस मर्तबा उन्होंने ये किया है कि आप कि अगर 13 खिलाड़ी भी मौजूद हो जो बिल्कुल फिट हो, जो कि जिनका कोविड टेस्ट जो है नेगेटिव आया, वो खेल सकते हैं। और उन्होंने ये इजाजत भी दे दी अब कि अगर 13 में से 11 मकामी हो यानी लोकल हो, वरना पहले ये कंडीशन थी कि आप फॉरेन प्लेयर्स को 4 फॉरेन प्लेयर्स या 2 फॉरेन प्लेयर्स खेलें, लेकिन अब उन्होंने ये भी इजाजत दे दी है कि अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाए तो आप अपने 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी खिला सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक रिजर्व पूल बनाया 15 क्रिकेटर्स का, जो होटल में ही रहेगा। अगर किसी टीम को प्लेयर्स की जरूरत पेश आती है तो उस रिजर्व पूल में से कि जो बायोसिक्योर बबल में उसमें से खिलाड़ियों को लिया जाएगा। तो इकदामात तो बहुत है, और फिर सख्त पेनल्टीज रखी गई हैं कि फाइन भी होगा 25% मैच फीस का, अगर ज्यादा हुआ तो पीएसएल से आउट भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ इकदामात तो बड़े किए हैं। बायोसिक्योर बबल बनाया है, इस मर्तबा वो कंपनी नहीं है इंग्लिश फर्म कि जिसने अबू धाबी में बायोसिक्योर बबल बनाया था, जिन्होंने खिलाड़ियों के हाथ में बैंड्स बांध दिए थे कि अगर जरा सा भी आप ब्रेक करेंगे तो बीप बजेगी। तो अब डिफरेंट जो है सिनारियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार किया है। ठीक है मेरे साहब, ये जो आपने बायोसिक्योर बबल के हवाले से बात की और आपने खुद भी मेंशन किया कि पिछली बार हमने ये लीग बहुत ज्यादा कहने इफेक्ट भी हुई थी और बहुत गैप भी आया और बहुत सारे प्लेयर्स जिनको वापस भी जाना पड़ा। बायोसिक्योर बबल को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी आ रहे हैं, हम देख रहे थे पीसीबी की सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर भी, तो उनका आना, उनको किस तरह से केटर किया जाना, और ये सारे जो होटल के हवाले से आपने डिटेल्स दी है, बायोसिक्योर बबल में इन तमाम लोगों को केटर करना चैलेंजिंग तो होगा। प्लेयर्स के हवाले से मजीद क्या इस इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे? देखिए चैलेंजिंग तो होगा। अभी एचबीएल पीएसएल शुरू नहीं हुई है तो पता ही चला कि कामरान अकमल, पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी और अरशद इकबाल, इन दोनों के जो कोविड टेस्ट थे वो पॉजिटिव आ गए और इनको जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है। तो केसेस तो आएंगे, और अभी कुछ पाकिस्तान के क्रिकेटर जैसे मोहम्मद हफीज गए हुए थे कामरान अकमल के साथ ओमान में लेजेंड लीग खेलने, फिर अजहर महमूद गए हुए थे जो कि कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इमरान की फेवरेट टीम, वो भी आएंगे वापस। तो फिर लाहौर कलंदर्स मेरी भी फेवरेट टीम है इस मरतबा, अरमला के साथ साथ हर दफा होती है। इस दफा लाहौर कलंदर्स में नया कप्तान है, यंग 22 साल शाहीन आफरीदी। उनके बारे में बताऊं कि उनके वो पैदा हुए वहां लंडी कोतल में, फाटा से उनका ताल्लुक है। और उनके घर के पास एक ग्राउंड था
टटारा खेल हिल है, उस ग्राउंड को टटारा खेल ग्राउंड कहते हैं। ये वहां क्रिकेट खेलते थे और इनके भाई ने बड़ा इन पे काम किया है। अंडर 15 में ये फाटा की पहली मर्तबा मुंतखब हुए। पाकिस्तान की वो अंडर 19 टीम जिसने 2018 में न्यूजीलैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, जिसके कप्तान हसन खान थे, उस टीम में भी शाहीन आफरीदी थे और मोहम्मद मूसा और अरशद इकबाल भी उस टीम में थे। और फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी देखें कहां चले गए, किस तरीके से पिछले साल उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें ली, फिर उसके बाद 23 विकेटें उनकी T20 में, 8 विकेटें उनकी वनडे में। तो मैं समझता हूँ इस दफा तो वैसे इन दी एंड में आपने जो कि दोबारा शाहीन की बात छिड़ी गई, तो मुझे तो लगता है कि शाहीन इस दफा सबसे ऊपर हैं और फिर उनके ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी अपनी टीम की कैप्टेंसी की है। फिर लाहौर कलंदर्स की टीम इटसेल्फ बहुत ज्यादा ग्रूम हो चुकी है। तो इस दफा तो मुझे लगता है कि सारी जो नजरें हैं, वो सारी जो अटेंशन है, वो तो लाहौर कलंदर्स ले रहे हैं इस दफा शाहीन की वजह से, ऐसा लगता है। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स ने माजी में तजर्बात किए। इमरान, आप देखें कितने लोग कप्तान रहे। पहले उनके कप्तान 2016 में अजहर अली थे, फिर उसके अलावा AB डिविलियर्स, मोहम्मद हफीज, ब्रेंडन मैकलम, सोहेल अख्तर, कितने उनके कप्तान रहे। इतने तो इमरान खान ने पंजाब के IG चेंज नहीं किए जितने लाहौर कलंदर्स ने अपने कप्तान चेंज किए। लेकिन बहरहाल आप वो सेट होते जा रहे हैं। दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करे। अरमला तो जरूर दुआ करेंगी, हम भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। 2020 में वो फाइनल लेकिन मेरा कंसर्न ये भी है कि कहीं इनका कैप्टन होना इनकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब ना करे शाहीन की, ऐसा लग रहा है, हो सकता है ऐसा। देखिए, अच्छा खिलाड़ी जो होता है उसकी सलाहियतें निखर कर सामने आती है। 1982 में जब इमरान खान को इंग्लैंड के दौरे पर कप्तान बनाया गया, मियादाद के खिलाफ बगावत हुई, तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान कामयाब कप्तान के रूप में उभरेंगे और उनकी कारकर्दगी में भी निखार पैदा होगा। तो ये चैलेंजिंग टास्क होता है। कोई क्रिकेटर अगर टैलेंटेड है और उसमें पोटेंशियल है तो वो इसको चैलेंज समझकर कबूल करेगा कप्तानी को और अपनी परफॉर्मेंस को भी एनहांस करेगा। राइट मिर्जा साहब, और आप भी इस विकेट पे बहुत ही कमाल खेलते हैं जब भी आते हैं। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। PSL की बात की, मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं कि PSL के अंदर लाहौर कलंदर्स की टीम के सबकी नजरें हैं, शाहीन जाफरीदी के लिए भी कुछ चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सुसर को दामाद बॉलिंग करते नजर आएंगे आपको। आई मीन शाहीन टू शाहिद आफरीदी लाला। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप आगे देखिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें, जिसको हमने आगाज में ही बताया था कि माल्टे के छिलकों से एक कीमती तेल कैसे निकाला जाता है। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में इस दफ़ा हमने बात करनी है किन्नू पे, माल्टे पे, मौसमी पे। ये जो पूरी फैमिली है, ये इस वक्त सर्दियों में क्योंकि ये सस्ती होती हैं, तो इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको गर्मियों में कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, इनमें से क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं। इब्न फाजिल साहब हमारे साथ हैं। उनको मुकदमा ही ये है कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में सस्ती होती है, और हर चीज़ जो है वो अपनी ख़ास मुअय्यन मुद्दत के लिए सस्ती होती है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, तो जब वो सस्ती होती है तो उससे कितना ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि जब वो महंगी हो तो हमें वो मार्केट से ख़रीदनी ना पड़े और हमारे किचन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। ये पाकिस्तान में इब्न फाजिल के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको उस तरीके से बता सके। इब्न फाजिल हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम किन्नू सर जनाब सस्ता है आजकल, तो इससे क्या किया जा सकता है? सर, किन्नू और पूरा जो सिट्रस है, इसका फ्रूट, पूरी फैमिली जो पूरी फैमिली है, ये बहुत ही मज़े की और कमाल की चीज़ है। और पाकिस्तान में इसकी कोई 25 लाख टन के करीब पैदावार है। ठीक है। इसमें से हम कोई 1.5-2 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सारा हम लोग खुद खाते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे जो सबसे आसानी से किया जाने वाला काम है, जो कि हर घर में किया जा सकता है, वो ये है कि जो इसका छिलका होता है उसके अंदर एक ऑयल होता है, उसको सिट्रस ऑयल बोलते हैं। अच्छा। छिलका तकरीबन 10% होता है फ्रूट का, यानी अगर 25 लाख टन की बात करें तो 2.5 लाख टन हमारे पास छिलका होता है। उसका 2% ऑयल होता है। ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लें, अब 2.5 लाख जो पीछे टन जो छिलका है उसमें से फिर 2% जो है उसका ऑयल। तो ये बहुत बड़ी एक उसमें अमाउंट जो है सिट्रस ऑयल की है। सिट्रस ऑयल जो है बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है इंसानों के लिए, और इसका ट्रेड होता है सारी दुनिया में। हम लोग भी इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। हम पाकिस्तान में अभी सिट्रस का ऑयल नहीं निकालते? जी नहीं, कमर्शियली नहीं हम निकालते, और हमें जो ज़रूरत होती है हम उसके लिए बाहर से लेके आते हैं। हमें ज़रूरत क्या होती है इसकी मुख्तलिफ इस्तेमाल है इसके जी। सबसे पहले तो ये फूड आइटम्स में जहाँ हमने नेचुरल अरोमा देना होता है सिट्रस का, उसमें वो सारी जो कैंडीज, टॉफीज अच्छी क्वालिटी की जो यूज़ होती हैं, उसके अंदर ये अरोमा के लिए यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद फिर मेडिसिन में इसका बहुत इस्तेमाल है। इसकी अरोमा थेरेपी होती है,
जो मूड बेहतर करने के लिए और मेरा मूड डिप्रेशन के लिए, मेरा जो मूड है वो बेहतर होता है अगर जर्दे के अंदर वो उसके छिलके हों। हाँ, वो इसी वजह तो से उसकी जगह पे आप ये ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो छिलके से आपका मूड इसीलिए बेहतर होता है कि वो ऑयल लेके आ गया ना उसमें। ठीक है, तो अगर हम छिलका इस्तेमाल करें मतलब ऑयल को भी ऑयल के आप फ्यू ड्रॉप्स उस पर डाल दें किसी भी खाने में तो वो अरोमा आपके पास आ जाएगा। बल्कि उसको आप जो डिफ्यूजर होता है उसके अंदर डाल के रूम के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको वैसे फूड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये एक्नी के लिए बहुत शानदार चीज़ है। यानी कि अगर आप इसको घर में ऑयल बना लेते हैं, जिसका कि हम अभी तरीका बताएंगे, तो उसको आप किसी भी आप कोल्ड क्रीम के अंदर उसकी सर्टेन परसेंटेज आप ऐड कर लें तो वो आपको एक्नी के लिए बेहतरीन वो आपकी क्रीम तैयार होगी। उसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी बहुत सारी इसकी खसूसियात और मेडिसिन में यूज़ होता है। इसको लगाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है, दोनों तरीक़ों से इसके इस्तेमाल। तो ये $multi-million की इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर और हम इम्पोर्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं बड़े आसानी से, यानी घर में ही हम उसको कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है जी कि आपने जो पील है उसका छिलका है उसको ड्राई कर लेना। ठीक है, उसको उतार लें, उसको बारीक कर लें या कद्दूकश से छिलका जो उसका बाहर वाला जो गोल्डन हिस्सा होता है उसके अंदर ये ऑयल होता है। तो अगर आप किन्नू लेके उसको कद्दूकश करते हैं उस पर ऊपर से वो येलो पोर्शन उतार लेते हैं तो उसको आप ड्राई कर लें, लेकिन इसको सन ड्राई नहीं करना क्योंकि सन के अंदर ये डिकम्पोज हो जाता है। इसका ऑयल जो है धूप डायरेक्ट पड़ेगी तो इसको छांव में या किसी कमरे के अंदर, हाँ वो 2-3 दिन में वो ड्राई हो जाता है। और बल्कि ये बात है कि इसको अगर आपने अप्लाई करना है स्किन के ऊपर तो भी हमने सन में नहीं जाना, ये अप्लाई करने के बाद भी हमने कमरे में ही रहना है या रात को अप्लाई करना है। अच्छा, इसको जब हम वो ड्राई कर लेते हैं उसकी पील जो है, उसके बाद इसको स्पिरिट जो आपको दस्तयाब है आप उसके अंदर इसको ऐड कर देना। स्पिरिट लेके उसको बोतल में डाल, ये खुश्क चूरा इसका उसके अंदर डाल के उसको ढकना बंद करके हिला के इसको रख दें। 2-3 दिन के अंदर जो जितना भी उसमें सिट्रस आयल है वो स्पिरिट में आ जाएगा। उसके बाद वो जो छिलका आपने उसको आप पुन लें, उसके बाद उसी स्पिरिट में 2-3 बार 4 बार और ऐड कर लेंगे तो उसमें वो कंसंट्रेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब उसको आप ओपन करेंगे तो स्पिरिट उसमें से उड़ जाएगी और आपके पास कंसंट्रेटेड ऑयल रह जाएगा। ये हो गया हाउ सिंपल इज जिसको कहते हैं बहुत ही देसी तरीका। देसी तरीका बड़े आराम से आप इसमें से निकाल सकते हैं। और अगर कमर्शियली करना चाहे तो भी उसकी छोटी सी मशीन ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए बन सकती है, बॉइलिंग से भी निकल सकता है इसका। इवन सिर्फ जो इसके छिलके हैं उसको फ्रेश हालत में इसका अच्छी तरह जूस निकाल दें तो भी इसका ऑयल जो है वो लेयरिंग हो जाती है उसकी और जूस के ऊपर भी आ जाता है। तो यानी बड़े आराम से इसको ऑयल को बनाया जा सकता है और ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस की चीज़ है। यानी इस वक्त कोई 5 से 6 हज़ार रुपये पर किलोग्राम इसकी प्राइस है। अच्छा, तो महंगा है। हाँ जी। अच्छा, हम ये जो पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, किन्नू है या माल्टा है या मौसमी है, इसके तो अभी हम सिर्फ ऊपर वाली लेयर जो कि गोल्डन है उसमें से हमने ऑयल निकाला, बाकी इसके साथ क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये जो मैंने अभी जैसे बताया कि जी इसका जो गोल्डन हिस्सा है उसके अंदर से तो हमने ऑयल निकाल लिया। छिलके का जो बाकी का हिस्सा है जो वाइट पोर्शन है उसके अंदर से आप पेक्टिन निकाल सकते हैं। अच्छा, पेक्टिन एक ऐसा केमिकल है जो कि फूड में बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी एक थिकनिंग एजेंट है। और जो भी हमने फूड जैसे वो गाढ़ी करनी है, जैसे हमने जैम बनाना होता है या इस तरह के जो भी काम, तो उसमें पेक्टिन मस्ट इस्तेमाल होती है। अच्छा। और ये भी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, यानी इसकी भी कोई 3500-4000 रुपये पर किलोग्राम इसकी प्राइस होती है इस टाइम। तो वो भी आप समझिए कि वेस्ट में से निकलती है और इसको भी निकालने का आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है और आराम से इसको भी बनाया जा सकता है। तो मतलब ये 2 ऐसी प्रोडक्ट है जो हम अगर किन्नों के छिलके अगर हम चलन बना लें, जैसे हम वो रोटियां इकट्ठी करते हैं या बाकी चीज़ें हम वेस्ट इकट्ठी करके सेल करते हैं ना, तो इस तरह अगर इसका भी एक स्टाइल बन जाए, एक डेवलप हो जाए, तो वो इकट्ठी करके हम एक जगह पे और वहाँ से इसकी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री लग सकती है और बहुत से लोग बरसरे रोजगार आ सकते हैं सिर्फ किन्नों के छिलके से। जूस के साथ भी कुछ? हाँ, जूस तो उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जूस को अभी उसका कंसंट्रेट बना सकते हैं जो जाहिर है। अच्छा, मुझे गांव में याद है अपनी नानियां दादियां और ये पूरा वो करते थे ये, मतलब वो मुझे इतना याद है कि 20-25 बोतलें जो हैं वो इस मौसम में वो बना लेते थे और उसके बाद वो पूरा सीजन जो है वो जी हम खुद करते हैं। हमारे घर में आप अगर जून जुलाई में तशरीफ लाएंगे तो हम आपको किन्नों का जूस पिलाएंगे और विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हमने उसको किया होता है स्टोर। इसका भी कोई मतलब कोई तरीका ऐसा बताना चाहें जिसमें सबसे बेस्ट हो? हाँ जी, बिल्कुल आसान है जी। इसको शीशे की बोतल आपने लेनी,
जूस आप निकाल लें और जूस को आपने स्टेरलाइज कर लेना है, यानी उसको 80 डिग्री तक आपने गर्म कर लेना। उसके बाद जो बोतल है उसको भी 80 डिग्री तक, 85 डिग्री तक या बॉइलिंग वाटर में रख लें। शीशे की बोतलें जो होती हैं उसको बॉइलिंग वाटर में रख लें, उसको वहाँ से निकालें, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जूस उसमें फिल करें और उसके बाद उसको ढक्कन बंद करके उसको दोबारा 80 डिग्री वाले पानी में रख के उसको ठंडा होने दें। दैट्स ऑल। अच्छा। और जो एयर टाइट अगर आपने ठीक से कर दिया तो इसकी जो लाइफ है मिनिमम 1 ईयर है। ठीक है, लेकिन जब बाद में आप इस्तेमाल करेंगे और वो ढक्कन जब खोलेंगे तो एक उसके बाद आपने उसको रेफ्रिजरेट करना है, वो उसके बाद फिर आपने 1 डे जैसे आम खाने की लाइफ होती है, क्योंकि अभी तो हमने इसको पेस्चराइज कर लिया तो इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं है, तो उसके बाद अगर खोलेंगे तो फिर उसको आपने जल्दी यूटिलाइज करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपने फाजिल साहब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही, स्पेशली किन्नू, माल्टे और जो मौसमी पूरी फैमिली है इसके साथ हम कितने फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जब ये सस्ते होते हैं और हम अपनी पूरी गर्मियों के लिए एक मशरूब बना सकते हैं। इसके अंदर से जिस तरह ऑयल निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हम बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये तमाम फ़ायदे जो हैं इन तमाम कुदरती वसाइल से उठाने के लिए आप देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानियों के नाम रोशन करने के सिलसिले के बारे में, और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इब्तदाई तालीम तो पाकिस्तान से हासिल की, फिर आला तालीम के लिए वो जर्मनी चली गई और DAAD स्कॉलरशिप जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोन से उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस लंडाओ में जूनियर प्रोफेसर के तौर पर वो इस वक्त अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राफिया मुबारका मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर राफिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अपनी PhD मुकम्मल करने के बाद आपने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम आपसे आपके इस जर्नी के हवाले से जानना चाहेंगे, पाकिस्तान से आपका जर्नी शुरू हुआ, जर्मनी तक पहुंचा, कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा, और उसके साथ साथ आपकी जो फील्ड है एग्रीकल्चर के हवाले से थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का और खैर मुबारक। हाँ जी बिल्कुल, मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो पाकिस्तान से ही है, बल्कि मैंने MSc ऑनर्स तक पाकिस्तान से किया। और जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर फील्ड को चूज़ करने की, तो मैं कहूँगी कि ये मैंने बाय चॉइस तो चूज़ नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड थी थ्रू आउट जो मैंने अपने एग्रीकल्चर फील्ड को कम्प्लीट किया। और इनफैक्ट तो मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ नॉर्मली पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि बच्चों ने क्या चूज़ करना अपने कैरियर में। तो मेरी वालदा ही का बहुत शौक था कि मेरे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर हों, और हम माशाल्लाह 4 बहन भाई हैं और एक भाई इंजीनियर है और 3 बहन भाई डॉक्टर हैं, जिनमें से 2 PhD हैं। तो उन्हीं का शौक था कि मैं प्री मेडिकल चूज़ करूँ। तो जब मैंने प्री मेडिकल चूज़ किया तो 2006 की बात है कि इवन मेरे 80% से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद एंट्री टेस्ट में मैं फेल हो गई। लेकिन मैं हमेशा फेलियर को सक्सेस ही समझती, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सीखेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो इस तरह का टाइम था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की थी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पहले क्लोज हो जाते थे और बाद में एंट्री टेस्ट होता था, और जो लोग ड्रॉप होते थे वो उन लोगों के लिए एक किस्म का बिल्कुल कोई होप नहीं बचता था। लेकिन मैं लकी थी कि जिस शहर से मैं बिलोंग करती थी, सरगोदा से, वहाँ एक बिल्कुल नया कैंपस बन रहा था एग्रीकल्चर का, जिसे बिल्कुल दूसरा साल था। तो वहाँ थोड़ा लेट एडमिशन लेने में भी कोई हर्ज नहीं था। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले तो लिया, लेकिन चूँकि मैंने उसको चूज़ नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं डिटर्मिन्ड थी कि अगर मेरे हिस्से में ये फील्ड आई है तो मुझे इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला की मदद से और वालिदैन की दुआओं से फिर मैंने BS ऑनर्स जो बड़ी दिलजमी से कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल से मैंने वो विन किया। वो कहते हैं ना, जो यकीन होता है वो लहजे में बोलता है और किरदार में नजर आता है, और लहजे में वो यकीन बोल रहा है। बहुत ही जबरदस्त बात है। जर्मनी तक फिर कैसे पहुंची? हाउ डिड यू ऑप्ट जर्मनी टू बी देयर, और वहां से कैसे फिर आपकी तालीम का सिलसिला जुड़ा? स्कॉलरशिप कैसे हुआ? जब मैंने 4 साल BS ऑनर्स सरगोदा यूनिवर्सिटी में गुजारे तो बिल्कुल एक नया कैंपस था। तो 4 सालों में ऑलमोस्ट मैं हर चीज़ एक्सप्लोर कर चुकी थी। तो फिर हमारा जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का कैंपस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। तो मुझे इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ कि मुझे एक बड़ी जगह जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने MS ऑनर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन लिया। और यहाँ भी ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी कि जो यूनिवर्सिटी तक गई और फिर हॉस्टल लाइफ, जो कि हॉस्टल लाइफ को इतना अच्छा नहीं समझा
जाता था, तो फिर मैं वहाँ भी रही। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर चौंक एक बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ के बहुत ज़्यादा फॉरेन क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत एडवांटेज मिलता है कि आपको गाइड करने वाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 1 साल की बहुत कम ड्यूरेशन में मैंने वहाँ भी अपना एक अच्छा मुकाम पैदा कर लिया। एकेडमिक्स में भी मेरी CGPA 4/4 होती थी, और दूसरा सोशली भी मैं वहाँ सोसाइटी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होगी। तो इस तरह मेरा जो सोशल सर्कल है ये एकेडमिकली मतलब मैं साउंड हो गई। तो वहाँ जो एक प्रोफेसर थे उनकी फैमिली, और वो जर्मनी से ग्रेजुएट थे, उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वकील और उनकी वाइफ डॉक्टर आयशा हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि हम इस तरह DRD स्कॉलरशिप पे हमने अवेल किया और आप भी इसके लिए अप्लाई करें। तो डॉक्टर साहब ने फिर मुझे, चूँकि वो यहाँ से पढ़ के गए हुए थे, यहाँ के प्रोफेसर्स के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, तो उन्होंने मुझे एक प्रोफेसर जो है ना वो रेफर किया कि आप इससे कांटेक्ट करें, ये हमारी फील्ड से मिलता जुलता है। तो मैंने उस प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, और मैं लकी थी कि मैंने एक ही प्रोफेसर को कांटेक्ट किया और हमने अपना रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज किया। मैंने वहाँ पाकिस्तान से IELTS का एग्जाम पास किया, और जब वहाँ से आप फॉरेन प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं और आपका एक रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज हो जाता है, इसके बाद आपने पाकिस्तान में अप्लाई करना होता है कि इस्लामाबाद में DRD का सेंटर है, वहाँ आपने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना होता है। फिर मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मेरी टॉप पोजीशन आई, और उसके बाद फिर मैं जर्मनी। तो आपका रिसर्च प्रपोजल किस चीज पे था? सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा रिसर्च प्रपोजल प्लांट मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स पे था। अच्छा, ओके, दैट्स अमेजिंग। तो आगे बढ़ते हुए अब आप करंटली क्या कर रही हैं, हमें जरा देखने वालों को बताइए। हाँ जी, जब मैंने अपना PhD कंप्लीट की तो जर्मनी में जॉब हंट करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्पेशली एक मुस्लिम गेटअप के साथ ये एक और बड़ा चैलेंज है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान हो रही हैं, लेकिन चूँकि मैंने 2013 में अपनी PhD ज्वाइन की थी और 2018 में मैंने ग्रेजुएट की थी, तो उस वक्त थोड़ा सा ये टफ था। और दूसरा जो जर्मन गवर्नमेंट है ये वैसे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है ना एकेडमिक्स पे, और जो हाईली क्वालिफाइड ब्रेन्स हैं ये उनको ट्रेन करना चाहती। तो जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो जर्मन बाय लॉज में है कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ्स का यानी 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा दिया जाता है कि आप हमारे मुल्क से पढ़े हैं तो 1.5 साल हम आपको देते हैं, आप जॉब सर्च करें ना। क्योंकि वीज़ा ही का मसला होता है ना फॉरेन कंट्रीज में। तो उन्होंने मुझे वीज़ा दिया और उसके बाद मैंने जॉब हंट करना स्टार्ट की, लेकिन मुझे पता चला कि ये तो बहुत चैलेंजेस है। फिर जर्मनी का एक और बहुत बड़ा प्लस है कि हर शहर में इन्होंने जॉब सेंटर या आर्बाइट फॉर एजेंटूर के नाम से इदारे बनाए हुए हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं कि आप तालीम हासिल करने के बाद या कोई भी डिप्लोमा करने के बाद जॉब कैसे सर्च करें। तो फिर मैंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर करवाया और तकरीबन मैंने 350 जॉब पोस्ट पे अप्लाई किया और मतलब मुझे फेलियर था, लेकिन मैं बहुत डिटर्मिन थी। 350 जॉब्स की आपने पोजीशंस के लिए अप्लाई किया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 350 जॉब पोजीशंस पे अप्लाई किया, लेकिन साथ साथ मैं अपना रिसर्च वर्क जो था ना प्रोफेसर्स के साथ कोलैबोरेशन में मैं पेपर्स लिख रही थी। तो लेकिन मैं डिटर्मिन थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी CV जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मेरी CV का एक बहुत बड़ा माइनस था कि मेरी पूरी लाइफ में कहीं भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, ना बैचलर्स के बाद, ना मास्टर्स, ना PhD के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि आपको अपनी लाइफ की जो फर्स्ट जॉब गेन करना होता है ना, ये टफ है। लेकिन मैं लकी थी कि पूरी दुनिया में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, तो मुझे एक ऐसा प्रोफेसर मिल गया कि इनफैक्ट मैंने उसको पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया था। लेकिन उसने मुझे इतना पॉजिटिव रिप्लाई दिया, उसने कहा कि जब मैंने तुम्हारी CV देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें पोस्ट डॉक से बढ़ के कोई चीज़ देनी चाहिए। तो हमारे पास एक जूनियर प्रोफेसरशिप की पोस्ट है, अगर तुम चाहो तो मतलब तुम ये ले सकती हो। तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तो आप एज ए जूनियर प्रोफेसर अभी आप उस यूनिवर्सिटी में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? इस वक्त तो नहीं, मैंने वहाँ खिदमत सारे अंजाम दी। इस वक्त मैं अपने हस्बैंड की कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब कर रही, क्योंकि मैंने सिटी चेंज किया था तो इसलिए फिर वो जॉब मैं कंटिन्यू कर सकी। अच्छा डॉक्टर आफिया, जिस तरह से आपका जर्नी बड़ा एक इंस्पिरेशनल है, बहुत मोटिवेशनल भी है बहुत सारी लड़कियों के लिए जो ये सोचती हैं कि अगर हमने अपनी पसंद की फील्ड ऑप्ट नहीं की तो हम कहीं भी उसमें इस तरह से एक्सेल नहीं कर सकते। सो फॉर्चुनेटली आपने इस चीज़ में एक्सेल भी किया और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रही है। बहुत सारी ख़वातीन जो इस चैलेंज से गुजरती हैं, क्या कहेंगी उनको एट द एंड? हम चूंकि हमारे पास आखिरी मिनट हम चाहेंगे एक मैसेज हमारे देखने वालों को, उन लड़कियों को जो आपको इस वक्त देख रही हैं।
हाँ जी बिल्कुल, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पाकिस्तान को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट भी कर चुकी, जहाँ जर्मनी और अफ्रीका है। और मैं ये कहूँगी कि आजकल तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने इस फील्ड में अगर कुछ पढ़ लिया है तो आप इसी में ही सर्वाइव करेंगे, बल्कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन है। तो मैं ये कहती होती हूँ कि बस लड़कियों के लिए, जो मैंने खुद ज़ाती तौर पर भी ये देखा है कि जब लड़की के लिए ये मुश्किल है कि जब उसकी शादी हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं तो उससे घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप घर बैठे जो है वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं एक बात बहुत कहती होती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने औरत को ये चीज़ रियलाइज करानी है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, या तुम्हारे राइट्स क्या हैं, या फिर तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्द को भी ये बात रियलाइज हो। अच्छा राफिया, आपकी मौजूदगी से फायदा उठावे, आपने चूंकि एग्रो बेस्ड एजुकेशन एग्रीकल्चर के मुतालिक पढ़ा है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाते। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री, हमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग इस फील्ड के अंदर चाहिए, इसके अंदर रिसर्च चाहिए। मुख्तसरन आप इस हवाले से कुछ बता दें, लोगों को आना चाहिए इस फील्ड की तरफ, इस हवाले से कुछ कह दीजिएगा। एग्जैक्टली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जब मैंने भी 2006 में ज्वाइन की थी एग्रीकल्चर, तो इवन मेरे घर मेरे बहन भाइयों का ये रवैया था कि शायद तुम किसान बन गई हो, तुम जाके फील्ड्स में काम करोगी। तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वास्ट फील्ड है, और इसमें लड़के लड़कियों सबको आना चाहिए। आजकल तो ये वाकई बहुत हाई पे जा रही है और इसका मेरिट बहुत हाई है। तो एग्रीकल्चर, हमारा तो मुल्क भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो आपसे इंशाल्लाह हम जरूर कोई और सेशन रखेंगे राफिया, जिसमें आपसे हम एग्रीकल्चर के मुतालिक इन डिटेल्स बात करेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना। लेकिन स्टिल आपकी जो जर्नी है, जिस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया और जो एक्साइटमेंट है आपके लहजे में, वो बता रही है कि आपने कैसे चैलेंजेस से जीत को छीना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कीप सर्विंग योरसेल्फ एंड योर कंट्री एज वेल। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थी, हमसे बात करी थी अपनी जर्नी के हवाले से। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में यूजुअली तो हम कुछ लाइट आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त एक खबर हमारे पास आ रही है जिसको आप तक पहुंचाना जरूरी है। वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, जिसने साल 2021 के लिए अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान का जो आलमी दर्जाबंदी है करप्शन को लेकर, उसमें मजीद बेहतरी नहीं आ सकी है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान 16 ममालिक को क्रॉस करके, 16 करप्ट तरीन ममालिक को क्रॉस करके उनसे भी आगे निकल गया है। यानी कि हमारी जो इस वक्त रैंकिंग है वो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान पहले 124वें नंबर पे था और इस वक्त पाकिस्तान 140वें नंबर पे पहुंच गया। और यहां पे बताना जरूरी है कि जितनी रैंकिंग बढ़ती जाती है उतना इस चीज का सबूत होता है कि आपके मुल्क में करप्शन बढ़ी है। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पीएमएलएन की रानुमा है। उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि वो इस पर क्या राय रखती हैं। मरियम साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है खबर तो हमें ये बता रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी बर्लिन से ये रिपोर्ट शाये हुई है जो कि कुछ अच्छी खबर नहीं दे रही है। आप इस पे क्या तबसरा करना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबसरा ये है कि आप 124 से 140 बता रहे हैं गालिबन। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दावेदार 90 दिन में करप्शन खत्म करने के थे जब हुकूमत में आए 2018 में, उस वक्त ये इंडेक्स 117 पे था। और जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 में आई तो ये 123 पे था, जो हर साल इम्प्रूव हुआ और 2018 में ये 117 पे गया। और उस वक्त रिकॉर्ड तरक्की हुई। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौर में LNG, पावर प्लांट, अस्पताल, मेट्रो बसेस, मोटरवेज, तरक्की, सीपैक, ये रिकॉर्ड तरक्की हुई थी 5 साल। इन 3.5 साल में आप देखें कि एक ईंट नहीं लगी और लूट मार का आलम और इनका अमाल नामा देखें। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट है ना, ये उस बात पे मोहर है कि 3.5 साल अवाम इनकी करप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को जो भुगत रही है। आटा एक्सपोर्ट कर दें, गंदम को एक्सपोर्ट करो, मुल्क में किल्लत डालो, 35 से 90 रुपए अवाम खरीदे। चीनी एक्सपोर्ट कर दो, मुल्क में किल्लत बना दो। और एक्सपोर्ट भी इमरान खान के दस्तखतों से करो, फिर इंपोर्ट करो, 55 रुपए से 120 रुपए किलो अवाम खरीदे। दवाई चोरी कर दो, वजीर से इस्तीफा लो, साइड पे कर दो। रिंग रोड की स्कैंडल आए, वजीर से इस्तीफा लो, साइड पे कर दो। बिजली, गैस, LNG के अंदर जो चोरी है उसके बिजली और गैस के बिल का। लेकिन मरियम साहिबा, प्राइम मिनिस्टर तो अपने खिताबात में कहते हैं कि ये मेनेस पहले से मौजूद है। ये पिछले जो 40 साल के आप लोगों की गवर्नमेंट्स की जो करप्शन है वो उसको साफ कर रहे हैं, इसलिए इसमें वक्त लगेगा। वो तो ये बात करते हैं। देखिए, जिस वक्त मुल्क का वजीर आजम कुर्सी पर बैठकर करप्शन के दस्तखत करता हो और साथ बैठे दाएं और बाएं जितने माफियाज हों वो उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उसके बाद उनको नवाजा जाता हो। और इमरान खान साहब की तो तकरीर जो है वो मैंने 2 दिन पहले जो तकरीर थी उस पर तो मैंने कह दिया मेडिकली अनफिट है।
उनका जो दिमाग है और जो गुफ्तगू वो करते हैं। और फिर वो एक बात उन्होंने कही थी, आपको याद होगा कि सड़कों पे मैं आ गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, और तो सड़कों पे इनको आने किसने देना है? ये जो अमाल नामे रोज लूट मार के आते हैं, ये जेलों में होंगे, ये सड़क पे किस तरह आएंगे? ये तो जेल में होंगे। और ये जो आपको अंदाजा नहीं है, अभी तो ये रिपोर्ट आई है ना पूरे मुल्क की, आप पंजाब की अगर रिपोर्ट देखें, जो इस वक्त करप्शन और लूटमार इनके अपने घर के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे और इमरान खान साहब में बड़ा फर्क है, इनके घर के लोग करप्शन और लूटमार में मुलव्वस हैं। सही मरियम साहब, ठीक, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। पाकिस्तान की रैंकिंग खराब हो गई है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, करप्शन में पाकिस्तान 16 मजीद ममालिक को पीछे छोड़कर 140वें नंबर पर चला गया। इस हवाले से हम आपको बता रहे थे, कल प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। अभी आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।